साथियों नमस्कार। मजदूर मोर्चा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चुनाव अपने पूरे यौवन पे है। 4 फेज पूरे हो चुके हैं, शेष 3 की अब तैयारियां चल रही हैं। फरीदाबाद में चुनाव का उफान बेशक थोड़ा देर से आया, क्योंकि कांग्रेस अपनी सुस्तियों और अपने अंदरूनी कलेशों की वजह से अपना उम्मीदवार देर से चिन्हित कर पाई। लेकिन देर से आने के बावजूद भी कांग्रेसी प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने से आगे क्या चल रहे थे। अकेला आदमी आगे होता ही है, क्योंकि उसके पीछे कोई होता ही नहीं है। तो एक ही झटके में सारा कवरअप कर लिया। अब जहां महेंद्र प्रताप के सुबह घर पे जाओ तो 6 बजे 6:30 बजे मेला लगा होता है, और जब तक वो निकल रहे होते हैं 9 बजे तक तो मेला खत्म नहीं होता। सैकड़ों आदमी आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। दूसरी ओर कृष्णपाल मंत्री महोदय गुजर जी के यहाँ पे वही 4-5 आदमी बैठे हुक्का पी रहे होते हैं, वही 4 गाड़ियां खड़ी होती हैं, कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। अभी आज ही एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि बोला मैं मिलने गया था, तो बोले मंत्री जी 9 बजे अभी निकल के आएंगे। तो मंत्री जी 9 बजे निकलेंगे, वहां महेंद्र प्रताप के यहाँ तो 6 बजे से लेके 7 बजे से लेके मेला भरा हुआ है। मतलब बाथरूम में जाने की फुर्सत नहीं, अगले को लेके पकड़ के खड़े रहते हैं। कोई गांव के सरपंच आ रहे हैं, कोई कहीं के आ रहे हैं, मेरे गांव में आओ जी, हमारे यहाँ आओ जी, आज महापंचायत है जी। सुबह से लेके रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक चलता रहता है। अब किशनपाल बेचारा ढूंढ ढांड के भीड़ इकट्ठी करे, वो भी भाड़े की लावे तो भी काम नहीं होता। अभी बता रहे हैं कल परसों 2 नंबर 3 नंबर में रोड शो कर रहे थे, तो रोड शो में कोई आदमी घर से निकल के राजी नहीं। धक्के से वो मेयर है, कोई नासुआ बताते हैं, क्या नाम उसका, मनोज है या क्या है, वो बेचारा भाजपा का जो भी है, मैं उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूं, 5 साल अच्छी मौज मलाई खा ली है, तब वो तो बेचारा मजबूर है उसकी सेवा में हाजिर होने के लिए। लेकिन पब्लिक तो तैयार नहीं है ना, पब्लिक कतई साथ चलने को तैयार नहीं है। धक्के से घरों से पकड़ के इक्का दुक्का आदमी आ जाते हैं, शर्मा शर्मी। बाकी कहीं मतलब उत्साह का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अब काम तो अगले ने किया किसी का नहीं। तो अब लोग कहते हैं भाई अब ठीक है, वक्त गया, अब आगे अगले सरकार देखेंगे, अब तेरे से तो हो लिया जो होना था। हाँ, इन्होंने अपने लिए कोई कसर छोड़ी नहीं। नहर पार का पूरा साम्राज्य कृष्णपाल ने लगभग अपने नाम कर रखा है। कोई स्कूल बन रहा है, कहीं पेट्रोल पंप लगा रखे हैं। जो मुजावली पुल का ड्रामा था उसका अब समझ में आ रहा है, वो पुल का ड्रामा केवल इसलिए किया गया था कि उससे वहां की प्रॉपर्टीज के भाव बढ़ जाएं, और कृष्णपाल ने उसके चक्कर में पूरा इलाका अपना लोगों से खरीद खराद कर उनके भाव जो बढ़ाने थे बढ़ा बढ़ू लिए। अब धीरे धीरे उसको कभी पता नहीं पूरा होगा, कोई सरकार करेगी या नहीं करेगी, या देर से बेर करेगी। अब एक नए पुल की बात चल पड़ी है, वो फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद के नाम से एक नया बनाने जा रहे हैं, और कहते हैं कि वही ज्यादा उपयोगी भी रहेगा। ये मुझावली वाला इतना उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये जहां मिलेगा उससे लोगों को ज्यादा विशेष फायदा होने वाला नहीं है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि इस 10 साल में कृष्णपाल महोदय ने इस शहर के लिए क्या किया। ले दे के कहने को एक, भाई मैंने मुझावली पुल, वो तो उसका तो हाल आपने देख लिया। मेडिकल कॉलेज का हाल मैं पहले कई बार बयान कर चुका हूं, जिसमें आज भी 72 से ज्यादा ओपीडी में लोग नहीं आ रहे। आईपीडी यानी वार्ड पे एक भी आदमी दाखिल नहीं है। एक्सरे की मशीन आज तक नहीं लगी है। मतलब ले दे के वहां कुछ भी नहीं है, और 2021 से इनके कब्जे में बाकायदा चल रहा है। दूसरी ओर 2012 में जिस ईएसआई मेडिकल कॉलेज की नींव एसी चौधरी, तत्कालीन श्रम मंत्री हरियाणा, और आज की जो बड़खल विधानसभा के विधायक होते थे, उन्होंने इसकी नींव रखवाई थी, तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस के हाथों रखवाई थी। और आज ये मेडिकल कॉलेज इतने जोर शोर से चल रहा है कि एम्स को टक्कर दे रहा है। हरियाणा सरकार के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं
रोहतक सबसे पुराना है, वो इसके सामने नहीं ठहरता। जो कोर्सेज, जो पोस्ट ग्रेजुएशन, जो डीएम की डिग्रियों का प्रशिक्षण यहाँ शुरू हो गया है, वो आज तक रोहतक में नहीं है। जिस तरह की दक्षता यहाँ के मेडिकल कॉलेज में डेवलप हो गई है, वो आज रोहतक में भी नहीं है। बाकी के अन्य मेडिकल कॉलेज हरियाणा सरकार के, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। और केवल 510 बेड के लिए बनाया गया मेडिकल कॉलेज ये हरियाणा का NH3 में जो है, इसमें आज 800 से लेके 900 तक मरीज दाखिल रहते हैं। रोजाना 4,500 आदमी OPD में आते हैं। इतने लोगों को झेल पाने के लिए जो आवश्यक स्टाफ है, उस स्टाफ की पूर्ति इस सरकार से नहीं हो रही। मजे की बात यह है कि इसमें सरकार ने कोई खर्चा नहीं करना होता। पूरा खर्चा मजदूरों ने अपनी तनख्वाह से एडवांस दे रखा है। मजदूरों की तनख्वाह से ESI का फंड कटता है और उस पैसे से उसने सरकार ने चलाना होता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल करने का जुम्मा केंद्रीय श्रम विभाग का है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे सांसद महोदय एवं केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल का इसमें कतई कोई इंटरेस्ट नहीं। उसने कभी जाके केंद्रीय श्रम मंत्री से या जो भी कॉरपोरेशन के DG हैं उनसे नहीं पूछा, भाई तुम कर क्या रहे हो, यहाँ पर जितने स्टाफ की दरकार है, जितना स्टाफ चाहिए, क्यों नहीं दे रहे आप? जिन चीजों की जरूरत है वो क्यों नहीं दे रहे आप? CSR में कंपनियां तो दान दे रही हैं, कोई 18,000 करोड़ की, तो कोई 10 करोड़ की, तो कोई 4 करोड़ की, कोई 2 करोड़ की संस्थाएं तो इनको दान दे रही हैं। हालांकि ESI को दान की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके काम को देखते हुए जो व्यापारिक औद्योगिक संगठन है, औद्योगिक केंद्र हैं, वो इनको दे रहे हैं। लेकिन ESI के पास पैसे का ढेर लगा पड़ा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री हो या हमारे इलाके के विधायक हो, मंत्री हो, इन्होंने कभी जरूरत नहीं समझी कि इस अस्पताल में क्या क्या चीजों की जरूरत है। अगर स्पेस कम हो रहा है तो इसका स्पेस कैसे बढ़ाया जाए। झुग्गियां बसाई जा सकती हैं, चारों तरफ खुला मैदान पड़ा है, उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। भाई अस्पताल की जरूरतें बढ़ रही हैं, हॉस्टल कम पड़ रहा है, बच्चे कहाँ सूरजकुंड रोड से बसों में ढो ढो के लाए जा रहे हैं, क्यों नहीं निर्माण कार्य हो रहे। अब 1100 बेड का सैंक्शन हो चुका है, भाई ये 510 बेड का है तो 510 बेड का या 600 बेड का और बनाया जाए। 2 साल से चर्चा चल रही है, ईंट नहीं रखी किसी ने, जबकि पैसे की कमी नहीं है। सांसद महोदय को तो कोई चिंता ही नहीं है, वो तो अपना साम्राज्य बनाने में जुटे हुए हैं। तो एक बात हो तो रोए, इनका तो हर जगह यही काम है, कोई रुचि नहीं जनहित में। इस अस्पताल से न केवल गुड़गांव फरीदाबाद के लाखों मजदूर जुड़े हुए हैं, दिल्ली तक के, नोएडा तक के, पूरे हरियाणा के मजदूर आके यहाँ इलाज के लिए आते हैं और उसकी वजह से ओवरलोडेड है। तो ये समस्याएं हैं, उसको मंत्री जी को तो कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, कोई कार बिगाड़ डालनी हो, मेरा इसको भर्ती कर लो, मेरा ये आदमी है, इसको आप इसका इलाज करा दो, इसको आप रेफर कर दो, मतलब बिगाड़ को फटीक डालनी हो तो उसके लिए तो आ जाएंगे। ये उद्घाटन करना है या कोई फीता काटना है या मंत्री की स्वागत में आना है, वो धंधे करा सकते। इन कामों के लिए मंत्री जी के पास फुर्सत है। तो इन हालात में मंत्री जी क्या अपेक्षा करते हैं कि लोग उनके पास आएंगे, लोग उनको वोट देंगे? किस बात की वोट देंगे भाई? आपने किया क्या है उनके लिए? आपने कुछ नहीं किया। हाँ, आपने मुझे थोड़ी वोट दिया था, आपने तो मोदी जी को वोट दिया था। तो ठीक है, मोदी को ही दे लेंगे, फिर तू मौज ले, तेरा बीच में क्या है। अब मोदी का भी हाल खराब है। अब मोदी की जो स्थिति है वो स्थिति अब रही नहीं। दरअसल मोदी जिस लहर पे सवार होके जिस तरह से उन्होंने इस सत्ता को कब्जाया था, वो स्थिति आज नहीं है। लोग पहले से काफी समझदार हो चुके हैं, अब वो दोबारा बहकाई में आने को तैयार नहीं है। इसी का परिणाम यह है कि अब ये चाहे हिंदू मुस्लिम का कर लें, बखेड़ा कितना ही कर लें, कितना ही आलाप कर लें, रोज राम मंदिर की बात करते हैं, कभी 370 की बात करते हैं। हमने 370 कश्मीर से हटा दिया, बड़ा अच्छा करे, हटा दिया, पर उसका मिला क्या? कितने लोगों ने प्लाट ले लिया भाई, कितने लोग बस गए भाई? हालत यह है कि भाजपा वाले एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सके। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, इनकी हिम्मत नहीं हुई। हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, हमने 370 खत्म कर दिया, तो अपना चुनाव लड़ लो ना, जाके एक आधी सीट पे खड़े होकर दिखाओ ना। पल्ले कुछ नहीं है, खाली ढकोसला, खाली ढोंग।
उनका एक ही एमपी होता था लद्दाख से, इनका खास आदमी था, वो बेचारा भूख हड़ताल में बैठा है। वो कह रहे मेरे लद्दाख को बचाओ, मेरे लद्दाख को लूटने में लग गए ये। उसमें ये उद्योगपतियों को वहां पे जो सत्यानाश करने जा रहे हैं, वहां जो प्रकृति है उसका सत्यानाश कर रहे हैं, उसका दोहन करने जा रहे हैं, वहां खदानें खोद देंगे, वहां सारी इकोलॉजी का सत्यानाश करने की तैयारी कर रहे हैं। तो सत्यानाश करने में तुले हुए हैं। तो इन हालात में इनको कोई क्या वोट देगा, इनके पल्ले तो मुझे कुछ नजर आ नहीं रहा। तो ये हालात देखते हुए बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि इनका तो कोई अब ठिकाना रहा नहीं। तो साथियों, बाकी तो इसमें कोई दूरदर्शिता की बात तो नहीं की जा सकती। हम कोई निजूमी या ज्योतिषी तो है नहीं, लेकिन जो पब्लिक का रुझान देख रहे हैं, रोजाना कहीं ना कहीं इलाके में, देहात में, कहीं पलवल में, कहीं हसीन में, कहीं मोहना में पंचायत हो रही है, कोई कभी किसी गांव में पंचायत हो रही है, जगह जगह हो रही है। तो उनमें जो लोगों का उभार देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस का पलड़ा कहीं अत्यधिक भारी है। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं कृष्णपाल को जमानत का ही टोटाना पड़ जाए, जमानत बचानी ना भारी पड़ जाए। तो 10 लाख वोटों के मार्जिन से जीतने का दावा कर रहा था, पत्थर की लकीर बता रहा था, मेरे माथे पे लिखा हुआ है कि तीसरी बार जीतूंगा। तो अब जो हालात आज दिख रहे हैं मुझे, गांव गांव के, शहर शहर के, सेक्टरों में मुझे बड़ा लग रहा था कि सेक्टरों में भाजपा के भगत कुछ ज्यादा हैं। लेकिन अब जैसे मुझे 14, 15, 16, 17 जैसे सेक्टर हैं, इनमें भी जो मैंने थोड़ा बहुत सर्वे करने की कोशिश की है, वहां भी भक्तों की संख्या इतनी नहीं रही। हाँ, अपेक्षाकृत देहातों की अपेक्षा कुछ हैं, लेकिन वहां पर भी कोई क्लियर कट ये नहीं है कि भाजपा का उम्मीदवार जीत के निकलेगा। बराबर शराबर सही काम सेक्टरों में, शहरी इस तरह के क्षेत्रों में रह सकता है, लेकिन वो कोई बहुत अच्छी स्थिति ये नहीं की जा सकती कि भारी पलड़ा है। ओवरऑल मिला के देखा जाए तो मामला बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा है। हाँ, जमानत का शायद कोई बचाव हो जाए तो बड़ी बात कही जा सकती है। शुरू में अंदाजे लगाए जा रहे थे भाई हरियाणा में सबसे मजबूत सीट जो है ये कांग्रेस भाजपा की फरीदाबाद है। फरीदाबाद और गुड़गांव 2 सीटें, क्योंकि ये शहरी और औद्योगिक क्षेत्र की थी, लेकिन इन 2 सीटों में भी अब कुछ बचा नहीं है भाजपा के लिए। तो अब देखा जाए तो ये जो 2 सीटें भी नहीं रही, तो बाकियों में तो होना ही क्या था। तो ये हालात देखते हुए मामला कतई चौपट नजर आ रहा है। धन्यवाद साथी।